चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेट 4 है, किरण पब्लिकेशन का। ये बुक है और यह बिहार पुलिस के लिए है। बिहार पुलिस यह सेट 4 है। इसके पहले हम सेट 1 से लेकर 3 तक अपलोड है। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा हमारे पास मौजूद नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखो, जो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक में क्या था कि हमारे पास ना लिखित साक्ष्य था और ना ही हम उसे पढ़ सकते थे, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल बोलते थे। आदि ऐतिहासिक में बोला गया कि हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, कि जैसे में आ जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, तो वो हो जाएगा वैदिक सभ्यता से अभी तक के काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। प्रश्न 2, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के यात्री था और इसने भारत की यात्रा 1498 ईस्वी में इसने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था, न कि भारत का खोज किया था। क्वेश्चन 3, संविधान में कितने वर्षों तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था की गई थी। तो वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो महापौर। 5 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था। पहले देखो, पहले क्या होता था, पहले ये इंडिया है, तो जब भारत का विभाजन हुआ तो एक यहाँ पे पाकिस्तान बना। पहले ये पाकिस्तान बना जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। ये पश्चिमी साइड में था तो इसको बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान इसको बोलते हैं, ठीक है। और इधर एक बांग्लादेश के साइड में, यहाँ बांग्लादेश तो उस समय नहीं था, उस समय यह पूर्वी पाकिस्तान था। इस साइड यहाँ पे जो था, ये यहाँ कौन था, तो ये था पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। तो 1971 में जब इंदिरा गांधी का उस समय सरकार था, तो इंदिरा गांधी के सरकार ने इसको क्या कर दिया गया, तो इसको इससे अलग कर दिया गया। इसी का जो यहाँ से पश्चिम बंगाल दिखता है, तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पहले पश्चिमी बांग्लादेश था, ठीक है। वो पूर्वी बांग्लादेश था और उसको पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। और पूर्वी 1971 में क्या किया गया, 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, इसको बांग्लादेश के नाम से जाना गया। और पश्चिमी पाकिस्तान आज भी है, तो उसको हम लोग पश्चिमी हटाकर सीधा पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई। तो वह जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। अब 42वां संविधान संशोधन कब होता है। तो देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के भी नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। लघु संविधान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इसमें ही जो हमारा लोकसभा का कार्यकाल वो क्या किया गया था कि 5 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया गया था और बहुत सारा कार्य हुआ था। एक आया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसमें क्या किया गया था कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार था ना, उसको इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार था, इसको क्या कर दिया गया था, तो हटा दिया गया था। और दूसरा काम, लोकसभा में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कार्यकाल किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था, पुनः 6 से 5 वर्ष इसका कार्यकाल कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के भी नाम से जाना जाता है। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, 7 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन करना। यानी हम अगर हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा रहे हैं तो उसको हम लोग सांप्रदायिकता दंगा बोलते हैं। यानी एक हिंदू हो और एक मुस्लिम हो, यानी मतलब कोई भी धर्म हो, 2 धर्म होना चाहिए, उसके बीच सांप्रदायिकता होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितना है। तो वह है 65% और पुरुष का साक्षरता दर तो 74.04% पुरुष का साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो वो थे ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वह है ग्राम पंचायत। 11 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, 2 और 10, ये सही है।
अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों पे होता है, नहीं ये गलत है, यही गलत है। अस्थायी सदस्यों का 5 इसमें अस्थायी हैं और 10 अस्थायी है, और भारत इसके अस्थायी सदस्यों में आता है, और इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। और जो 5 इसमें अस्थायी सदस्य हैं वो है अमेरिका है, यूएसए है, चाइना है, रूस है, यूएसए है, चाइना है, रूस है, फ्रांस है, और यूएसए है, चाइना है, रूस है, फ्रांस है, और एक और है अमेरिका है, चाइना है, रूस है, फ्रांस है, और रूस है, फ्रांस है, अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस, चाइना, रूस, फ्रांस, एक और नाम उसका याद नहीं आ रहा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 11 का 2 हो जाएगा। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना, ब्रिटेन, ब्रिटेन है इसका। 12 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो वो बना था सी राजगोपालाचारी। 13 नंबर क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक कौन नहीं थे? तो गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक थे बेनजीर भुट्टो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से थे, जॉन मार्शल टीटो भी थे, और कर्नल नासिर भी थे। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन है क्या, हम इसको बताते हैं। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन है, इसको हम लोग नाम के, ये नहीं होगा, NAM होगा, NAM नाम को बोलते थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसको बोलते थे। और इसकी स्थापना कब होता है? तो 1961 में इसका स्थापना बेलग्रेड में होता है, जो यूगोस्लाविया की राजधानी है, और इसका प्रथम सम्मेलन भी 1961 में ही होता है, बेलग्रेड। और हमें गुट निरपेक्षता आंदोलन यानी नाम का स्थापना क्यों किया गया? तो भारत 2 राष्ट्रों में बटा हुआ था, एक यूएसए था और एक यूएसएसआर था, और इन दोनों के बीच क्या हो रहा था? इन दोनों के बीच शीतयुद्ध हो रहा था, और पूरा देश 2 गुटों में बटा हुआ था। एक था जो अमेरिका की तरफ था, वो पूंजीवादी था, और जो यूएसएसआर की तरफ यानी आज का जो वर्तमान रसिया है, तो रसिया की तरफ था जो, वो था समाजवादी, यानी समाजवाद का प्रवर्तक था, और यह पूंजीवाद का प्रवर्तक था। तो उस समय 2 गुटों में सबको जाना था, प्रत्येक राष्ट्र कहीं ना कहीं या तो वो पूंजीवाद की तरफ जा रहे थे या तो समाजवाद की तरफ जा रहे थे, अर्थात वो अमेरिका की तरफ जा रहे थे, नहीं तो वो रसिया की तरफ जा रहे थे। लेकिन उसी में एक भारत जैसा भी देश था जिन्होंने इन दोनों से अलग रहना चाहिए, यानी दोनों के साथ संबंध बनाना चाहा, तो उसको ही बोलते हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन। यानी हम ना आप में रहेंगे ना आप में रहेंगे, हम आप दोनों के साथ रहेंगे, तो उसको इन लोग बोले गुट निरपेक्षता आंदोलन। इसके जो प्रमुख नेता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे भारत की तरफ से, जोसेफ ब्रज टिटो थे यूगोस्लाविया की तरफ से, अब्दुल गमाल नासिर थे मिस्र की तरफ से, सुकर्नो थे इंडोनेशिया की तरफ से, और वाने इंक्रुमा थे वो घाना की तरफ से। और इसका जो उद्देश्य था किसी भी गुट में, मतलब दोनों गुटों से दूरी बनाना, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसका उद्देश्य था विश्व शांति करना, स्व अस्तित्व को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध करना, क्योंकि जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का ही लोग प्रवर्तक था, और विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना। यानी हम जितने भी ये जितने भी देश थे, ये जितने भी आप देख रहे हैं, भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, ये सब जितने भी देश देख रहे हैं, ये सब अभी मतलब विकासशील थे, ये विकसित नहीं थे, अभी विकासशील यानी रास्ते पर थे। तो इनका विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि भाई जाकर युद्ध कर ले, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र नीति अपनाना। क्योंकि अगर आप एक तरफ होंगे, अगर मान लीजिए कि आप यूएसए की तरफ हुए, तो आप पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं, आप कोई भी निर्णय लीजिएगा तो यूएसए से प्रभावित होगा। आप रसिया की तरफ है, यूएसएसआर की तरफ है, तो आपका हर एक निर्णय यूएसएसआर से प्रभावित होगा। तो इसीलिए यह बनाया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो आप मानसिक रूप से नहीं, ये भी नहीं, हाँ, आप अगर अवयस्क हैं यानी 18 से आप माइनस हैं या 18 से नीचे हैं, तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसे है? तो फांसी की सजा एक ही व्यक्ति हटा सकता है, राष्ट्रपति। फांसी की सजा को माफ कर सकता है या मृत्युदंड को एक ही व्यक्ति माफ करता है, वो है भारत का राष्ट्रपति। 16 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेलविन ने स्टैंप एक्ट कब पारित किया था? तो 1765 में। और स्टैंप एक्ट क्या है? तो स्टैंप एक्ट जो ब्रिटेन जो अमेरिका का उपनिवेश बनाया था, तो ब्रिटेन ने यह रूल लगाया था अमेरिका में कि कागज़ पे भी टैक्स लगा दिया था, उसी को स्टैंप एक्ट बोलते हैं। 1900 इतना में स्टार्ट हुआ और 1966 में इसको एंड कर दिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किस सांप्रदायिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो वो था आपका सती प्रथा। 19 नंबर क्वेश्चन,
भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अल्बुकर्क थे। वो कौन थे? तो अल्बुकर्क थे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र का आयात पर कर को हटा दिया गया था? तो ये देखो, कहीं आपको 1881 देगा, कहीं आपको 82 देगा, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल समय डैश से डैश शताब्दी तक रहा है। देखो, मध्यकाल को हम ऐसे देखते हैं कि 1712 में मुस्लिम आक्रमण होता है और 1526 में आपका मुगल स्टार्ट हो जाता है। तो मध्यकाल को हम मुख्यतः यहाँ से देखते हैं। 1712 यानी यह हो गया 8वीं सदी, 1712 यानी 1700 स्टार्ट हो गया, और 1526 यानी यह 16वीं सदी। तो 8 से लेकर 1600 के बीच में, 8वीं सदी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, सन 1957 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। और वो पहला व्यक्ति था जो 1857 की क्रांति के फांसी चढ़ा था, तो वो थे आपका मंगल पांडे। 23 नंबर क्वेश्चन, मगध की राजधानी मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? तो वो राजगृह थी। राजगिरी में सबसे पहले मगध, और मगध टोटल 7 वंशों ने शासन किया था। हसीन, मशूक, हर्यक, शिशुनाग, नंद मौर्य वंश तक शासन किया। हसीन, मशूक, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, शिशुनाग वंश, ऐसे कुछ शासन किया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन था? तो वो था आपका कुत्ता था। 25 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल का पतन स्टार्ट कब हुआ गया था? तो वो आधुनिक काल में मुगल काल का पतन यानी 1707 में आपका किसका मृत्यु हो गया? तो औरंगजेब का 1707 में मृत्यु हो गया। यहीं से मुगल काल का अंत माना जाने लगा। ठीक है, 26 में नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नियोलिथिक का अर्थ होता है नौपाषाण काल। मतलब नियोलिथिक का अर्थ नौपाषाण काल से जोड़ा गया है, और नौपाषाण काल में ही आपका, देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है, लेकिन अगर पहिए का आविष्कार पूछ दे, आपका कृषि का आविष्कार पूछ दे, अस्थायी निवास का आविष्कार पूछ दे, तो वो सब नौपाषाण काल में हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो वो है आपका बांध प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटक के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका पारिस्थितिक तंत्र यानी पारिस्थितिकी। 30 नंबर क्वेश्चन, जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? तो जलप्रपात का निर्माण आपका नदी द्वारा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पर्वत हो गया, ये मान लीजिए ये पर्वत हो गया, तो यहाँ से नदी बह कर आएगी, तो यही ना, नदी अगर ऊपर से गिरेगी तो वही जलप्रपात का काम करती है। 31 नंबर क्वेश्चन, बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका भूकंप केंद्र। देखो, अधिकेंद्र नहीं होगा, यहाँ पे होगा भूकंप केंद्र, क्योंकि बोला है कि देखो, हम यहाँ पे आपको समझा ही देते हैं भूकंप क्या है। देखो, इसको भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर बताते हैं। ये मान लो कि कोई ये आपका सतह हो गया, ठीक है, ये आपका सतह हो गया। अब इस सतह में यहाँ पे मान लो भूकंप आया, तो जहाँ भूकंप आएगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे भूकंप केंद्र, या पृथ्वी के अंदर आ रहा है, ठीक है, पृथ्वी का सतह ये है। आप पृथ्वी का इसको सतह मानिए, ठीक है, पृथ्वी का सतह ये है, ये इसके अंदर भूकंप आया, और मान लो ये जब अंदर भूकंप आएगा तो ऐसे इसका प्रभाव पृथ्वी के जब सतह पे आएगा, ये मान लो पृथ्वी की सतह पर यहाँ पे इसका प्रभाव आया, ठीक है, तो जहाँ पे पृथ्वी की सतह पर प्रभाव आएगा उसको हम लोग बोलेंगे अधिकेंद्र। जो पृथ्वी के अंदर भूकंप आएगा तो वो अधिकेंद्र, और वही जहाँ भूकंप आया उसी से सीधा ऊपर ये पृथ्वी पर यहाँ पे भूकंप आया, ठीक है, यहाँ सीधा इस पे टच करेगा तो यहाँ पे हमको प्रभाव पड़ेगा, तो ये हमारा जो सरफेस हो जाएगा ना, अधिकेंद्र, और इसी पे हम लोग रहते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा क्षति इसी पर वाले लोग को होता है। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भूकंप केंद्र क्या है? तो पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहाँ से भूकंप शुरू होता है वो आपका भूकंप केंद्र कहलाता है, और पृथ्वी सतह पर वह बिंदु जो मूल के ठीक ऊपर रहता है, यानी जो जहाँ पे आया ना ठीक उसके ऊपर रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका अधिकेंद्र। रिएक्टर स्केल क्या है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाला स्केल। देखो, अगर पूछा जाए किस यंत्र से मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं, और किस स्केल में मापते हैं, मतलब
कितना रेक्टर स्केल का भूकंप आया। जैसे हम अगर ये कपड़ा माप रहे हैं तो हम इंची टेप से मापेंगे तो वो सिस्मोग्राफ हो गया, ठीक है। और हम सेंटीमीटर माप रहे हैं तो हमारा रिएक्टर स्केल हो गया, ऐसे समझो। और सिस्मोग्राफ क्या है, तो भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है। पी तरंग जो सबसे तेज आती है वो पी तरंग है, और एस तरंग ये पी तरंग से कम आती है, पी से कम आती है, पी से कम तेज है, इसका कमी है, पी से कमी तेज है। और एल तरंग होता है जो सबसे विनाशकारी तरंग होता है, वो एल तरंग होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो उसके ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यकृत संसाधन नहीं है, तो वो हमारा लौह अयस्क, मतलब जो पुनः हम उसको प्राप्त नहीं करें वो लौह अयस्क को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों में जिसकी रेखा सबसे लंबी है, तो भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित सबसे लंबा राज्य है वो है आपका गुजरात। गुजरात सबसे लंबा है। अब ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं क्या दिया है, तो कर्नाटक नहीं है, केरल नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। जैविक संसाधनों का एक उदाहरण कौन सा है, तो जैविक संसाधन एक वन है। 36 नंबर क्वेश्चन, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, तो मुंबई को जाना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य संरक्षण है, तो हाथी को दिया गया है। मतलब जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है उसमें हाथी को सबसे ज़्यादा संरक्षण किया गया है। भूकंप से संबंधित अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, यह मैं आपको बताया है यहाँ पे। भूकंप के अध्ययन को क्या कहलाते हैं, तो सिस्मोलॉजी। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के निक्षेपण क्रिया है, तो नदी के निक्षेपण से आपका डेल्टा बनता है। धात्री प्लस अंश और 9 प्लस इक, देखो 9 प्लस इक से नाविक बनता है, नायक बनता है, नायक। तो नायक वाला यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 41 नंबर क्वेश्चन, आंशुमली एक बहुब्रीहि समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या है, तो नी उपसर्ग से निह नहीं आना चाहिए, नियुक्त, र इसमें आ गया तो ये नहीं होगा। तेज ये भी नहीं होगा। तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन 2 ही होगा, 42 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 43 नंबर, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप क्या है, तो इनमें संबोधन कारक का देखो पहले होगा, एक हो जाएगा भाई, और भाई का अगर हम लोग पुलिंग करेंगे तो भाइयों होगा, लेकिन बहन का हम लोग पुलिंग करेंगे तो बहनों हो जाएगा, क्योंकि बहनों स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, यह लड़की बहुत सुंदर, इसमें इस वाक्य में लड़की क्या है, तो लड़की यह एक पद है, ठीक है। अगर विशेषण पूछा जाए तो इसमें विशेषण हो जाएगा सुंदर, और क्रिया विशेषण पूछ जाए तो वो बहुत हो जाएगा। 45 नंबर, आ बैल मुझे मार। 46 नंबर क्वेश्चन, गुरु के स्त्रीलिंग रूप बनाने वाले प्रत्यय कौन है, तो आइन, गुरुआइन हो जाएगा, गुरु का गुरुआइन हो जाएगा। 47 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी जिसके हाल में 2012 में ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है, तो उनको सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी कल्पना चावला। और ऐसा बोला गया था या प्रमाणित है कि कल्पना चावला को मतलब यहाँ पे आते आते इनका डेथ हो गया था, मतलब उतर नहीं पाई थी। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस खेल में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो देखो सरस्वती जी है ना, तो पढ़ाई लिखाई में दिया जाएगा, यानी साहित्यिक कार्य में दिया जाएगा, खेल कूद में दिया नहीं जाएगा, सामाजिक कार्य में नहीं, विज्ञान में नहीं, तो साहित्यिक में हो जाएगा। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा कितने पदक लाए गए थे, तो वो 6 पदक लाए गए थे। 52वां नंबर, रहमतुल्ला कप किस खेल से जुड़ा है, तो रहमतुल्ला वो कप है वो बैडमिंटन से जुड़ा है। 53 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कब पैर रखा था, तो पहली बार पैर रखा था 1969 में, और पहली बार पैर रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हम बता ही देते हैं, देखो जो अपोलो मिशन द्वारा 3 व्यक्तियों को भेजा गया, जिसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति जो चंद्रमा पर पैर रखे थे, पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उनके पीछे आए थे एल्ड्रिन, तो दूसरे व्यक्ति थे एल्ड्रिन या दूसरे व्यक्ति थे। और जबकि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पैर ही नहीं रखा, यानी वह
वो हवाई जहाज में ही रहे या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट में ही रहे, तो वो क्या कौन थे? तो माइकल कॉलिन थे। अब हम देखिए 20 जुलाई को ये लोग पहुंचते हैं और 21 जुलाई 1969 को यह उतर जाते हैं वहां पे।